Hello friends, this is Himanshu Ranjan for CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। आई केम अप विथ ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं सीएमए इंटरमीडिएट सीएमए फाइनल का अर्लियर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो मैंने सोचा कि सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए भी अपलोड करूं। तो आप लोग के लिए मैं सीएमए फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट किया हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन आप आज से स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। आप लोग का सिलेबस जितना भी होगा कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कितना इंडिविजुअल या कितना व्यक्ति के बीच में होता है? तो टू पार्टी के बीच में होता है। ठीक है, टू पार्टीज। ठीक है, 1 मिनट, आई विल हाईलाइट इट। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट टू पार्टीज। ओके, तो जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है वो डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 2 क्लॉज एफ। ठीक है, तो उसमें डिफाइन किया गया है रेसिप्रोकल प्रॉमिस को। इसमें दो पार्टी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ठीक है, इज नोन एज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को जो डिफाइन किया गया है वो है सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया एग्रीमेंट को एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच में। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद इन्फोर्सेबल होना चाहिए, जरूरी है। जब तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा आपका एग्रीमेंट, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी होना जरूरी होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में डिफाइन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज एच। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, इन अग्रीमेंट ऑफ ए प्योरली डोमेस्टिक नेचर, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पूछ रहा है कि अग्रीमेंट है प्योरली डोमेस्टिक नेचर का, तो फिर कैसे, अगर डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है, ठीक है, तो कैसे उसको आप लीगल रिलेशनशिप बनाइएगा, मतलब उसको कैसे आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाइएगा। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलिए चाहे वैलिड एग्रीमेंट में बोलिए, तो वैलिड वो तभी एग्रीमेंट होगा जबकि वो कोर्ट उसको सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, टू बी प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये देखिए बता रहा हूँ आपको, जो सेक्शन 25 है, सेक्शन जो 25 है ना, उसमें है कि आप कुछ अपना घर वाले से अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड किया जाता है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन आल्सो। तो उसमें ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था। कोर्ट को पहले सेटिस्फाई करना होता है, उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड माना जाता है। तो ऐसा ही है इन कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है इन एग्रीमेंट प्योरली डोमेस्टिक नेचर, अगर डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट आप किए हैं, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो उसके पहले ये जो डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर एग्रीमेंट बनाते हैं आप लोग, तो उसको अब वैलिड करवाने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, एग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा जो भी आप जिस टाइप का एग्रीमेंट किए थे डोमेस्टिक नेचर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट, ए है ना, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए मेक करता है कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट
अगर बनाता है तो वो इलीगल कहलाता है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि अपना जो इसका जो बिजनेस कंपटीटर है ना ए का, उसको मारो, बी को बोल रहा है कि मारो बिजनेस कंपटीटर को, तो दिस इज इलीगल, दिस इज ए इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है, दिस इज एन इलीगल एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट है वो इलीगल है और इसको वॉइड एब एनिसियो, मतलब स्टार्टिंग से ही एक ये जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है ये इनवैलिड मीन्स वॉइड एब एनिसियो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी, इलीगल एग्रीमेंट, ओके। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा लीगल स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब इसमें से कौन है जो गलत है, ओके। बीच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एकदम करेक्ट है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिफाइन है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एन एग्रीमेंट और ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, नो नो नो, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है जो कि एग्रीमेंट हो प्लस इन्फोर्सेबिलिटी वाली लॉ होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होता है तभी जाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक इसका जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तक इन्फोर्सेबिलिटी वाली लॉ नहीं आता है एग्रीमेंट में तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, ओके। तो क्वेश्चन था क्या कि बीच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत पूछा था, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है, क्योंकि 4 ऑप्शन में हम लोग गलत को ढूंढ चुके हैं, और भी 2 ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं एक बार। ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रोमिस, हाँ, एक प्रपोजल जब आप एक्सेप्ट कर लेते तो वो प्रोमिस कहलाता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, डी पढ़ लेते एक बार और। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इन ओनर्स एग्रीमेंट, ओके, हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज सी में डिफाइन है एग्रीमेंट को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हम लोग से पूछा था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत पूछा था कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें आप गलत बताइए, तो गलत यही है कि ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, नो, ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ही बट जब तक एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी नहीं आ जाए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ओके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, अगर कोई भी मीनिंग एग्रीमेंट का अगर अनसर्टेन होता है जिसका कि कोई मीनिंग ही नहीं है तो वो वॉइड होगा, ठीक है, वो वॉइड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा वॉइड। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, डस इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, अगर एक पार्टी अगर परफॉर्म कर रहा है प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन तो उसे बोला जाता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट होता है, ठीक है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अग्रीमेंट होता है, बट सभी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इसे एक क्लियर करिएगा माइंड में, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ओके। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ए ऑब्लिक एन, ओके, डस इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इस डेफिनेशन है एग्रीमेंट का 6, ठीक है, इस डेफिनेशन है एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्शन में याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 का उसको आपको सेक्शन के साथ उसका सब सेक्शन या फिर क्लॉज ये आप याद रखिए, बहुत बहुत जरूरी है। डेफिनेशन देखिए कोई भी डेफिनेशन होता है ना तो डेफिनेशन में जो होता है जो ब्रैकेट में दिया जाता है उसे क्लॉज बोला जाता है, और ये अगर नॉर्मल अगर लाइन रहेगा तो उसमें अगर आप दिया हुआ है सेक्शन 2 और अगर ब्रैकेट में दिया तो उससे सब सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बट इन डेफिनेशन इफ यू विल रीड देन यू विल रीड दैट सेक्शन 2 क्लॉज ई, ठीक है। तो जो
एग्रीमेंट है इसको डिफाइन किया गया एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। एन एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको ईयरलियर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ कि एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। एक एग्रीमेंट तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। ठीक है, जब तक एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं आएगा तब तक वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब जब एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ ज्वाइन हो जाता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन भी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ठीक है, इज नोन एज एग्रीमेंट। आज हम लोग का जो भी हम लोग अभी एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो अभी मतलब स्टार्टिंग फेज का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे कर करके हम लोग पूरा एमसीक्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या पूरा फुल फ्लेश्ड भी हम लोग जो चैप्टर है ना पूरा, अब मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट मोर देन 200 एमसीक्यू फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का हम लोग डिस्कस करने वाले। मोर देन 200 ओनली फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और अदर्स पेपर का तो है ही। मेरा टारगेट है कि पूरा जो आप लोग का लॉ है उसका मोर देन 1000 एमसीक्यू मेरे यूट्यूब चैनल, अभी तक तो मोर देन 500 ऑलरेडी अपलोडेड है। 500 एमसीक्यू already uploaded in my YouTube channel. If you didn't see it, please visit in my YouTube channel and check my playlist. You will get it all MCQ from there. Okay? अगर आप चाहते हैं कि ये PDF है कि आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिमांशु रंजन क्लासेस है, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, हिमांशु रंजन क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी ऑफ द वीडियोस, एनी ऑफ द चैप्टर्स जो मैं डिस्कस किया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम पे भी, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग हो गया, देख लिए कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? ए प्रॉमिस टू डिलीवर, ए प्रॉमिस करता है, ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज बाच टू बी। ठीक है, ए प्रॉमिस कर रहा है, ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज बाच टू बी एंड इन रिटर्न टू बी प्रॉमिस बी प्रॉमिस टू पे सम ऑफ 2000 देयर इज सेड टू बी। ठीक है, ए प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू डिलीवर हिज बाच टू बी, प्रॉमिस किया कि हम तुमको बाच डिलीवर करेंगे। ठीक है, ए प्रॉमिस कर दिया बी को कि हम तुमको बाच डिलीवर करेंगे एंड इन रिटर्न बी प्रॉमिस किया, बी प्रॉमिस टू पे सम 2000, दिस इज एन एग्रीमेंट, दिस इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, इसको एग्रीमेंट बोला जाएगा। ठीक है, दोनों प्रॉमिस किया तो ये एग्रीमेंट होगा। ठीक है, देखिए ये दोनों प्रॉमिस कर दिया ना, देखिए ये बोल दिया कि हाँ तुमको मैं ये बाच दे दूंगा, तुमको मैं ये बाच दे दूंगा, और बी भी बोला कि तुमको हम 2000 रुपया देंगे। ठीक है, ये बोला कि तुमको हम बाच देंगे, बी बोला वो 2000 रुपया देंगे, तो ये एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट ही हुआ। अभी तक यहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं आया, अभी तक इन्फोर्सेबिलिटी नहीं आया। जब तक इन्फोर्सेबिलिटी नहीं आएगा तब तक वो एग्रीमेंट ही रहेगा, इन्फोर्सेबिलिटी आ जाएगा उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, एक्सेप्टेंस तभी वैलिड माना जाएगा जबकि वो जो ऑफर था वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, ये ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट प्लस अनक्वालिफाइड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया है आपको, इसमें तीन ही स्टेटमेंट। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एंड ऑफर टू बी वैलिड मस्ट।
तीन ही स्टेटमेंट इसमें पुट किया है। अच्छा कोई बात नहीं, तीन ही स्टेटमेंट में देख लीजिए। पूछा क्वेश्चन में बीच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, इस तीन जो स्टेटमेंट दिया है इसमें आप बताइए कि कौन है जो गलती है। एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance। फर्स्ट वन ही गलत है। contain a term non-compliance of would amount and acceptance would amount to acceptance no। जब तक compliance नहीं होगा लॉ का तब तक वो acceptance होगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वन ही गलत है। ठीक है, नॉन कंप्लायंस मतलब रॉन्ग हो गया, अगर कंप्लायंस होता तभी जाकर के सही होता। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, फिर भी चलिए फिर से हम लोग जो बी और सी है वो भी पढ़ लेते हैं। इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन एकदम सही है। हैव सर्टेन एंड एम्बिगुअस टर्म्स, नहीं ऑप्शन डी भी दिया है यहाँ से, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, कम्युनिकेट होना चाहिए। हैव सर्टेन एंड एम्बिगुअस टर्म। ओके, तो फर्स्ट वन जो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक इसका है जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? ओवर ए कप ऑफ कॉफी इन रेस्टोरेंट में बैठा था, कप में कॉफी पी रहा था। कब से कॉफी पी रहा था? कब से। ठीक है, एक्स इनवाइट किया बाई को टू डिनर एट हिज हाउस ऑन संडे। एक्स इनवाइट किया बाई को टू डिनर एट हिज हाउस ऑन संडे। एक्स इनवाइट किया बाई को। ठीक है, तो बाई हायर किया एगो टैक्सी और रीच किया मतलब पहुंचा एक्स के हाउस में जो टाइम इन लोग फिक्स किया था अपॉइंटेड टाइम पे। ठीक है, बट जो एक्स था वो फेल्स परफॉर्म, मतलब जो डिनर के लिए बोला था ना एक्स बाई को कि हाँ डिनर करेंगे इतना समय पे आ जाना मेरे घर में, तो एक्स अपना जो प्रॉमिस किया था इतना बजे अपना परफॉर्मेंस देने का वो परफॉर्म नहीं किया, मतलब कि उसको डिनर नहीं कराया। ठीक है, बेचारा बाई कैब को मतलब टैक्सी को भाड़े पर आया और उसको तुम डिनर नहीं कराया, कितना उसको नुकसान हुआ। तो पीछा पूछा क्वेश्चन में कैन बाई रिकवर एनी डैमेज फ्रॉम एक्स, जैसे कि बाई टैक्सी करके आया ना, तो टैक्सी करके आया तो पैसा लगता है ना टैक्सी करके आया तो पूछा है क्वेश्चन में कि कैन बाई रिकवर एनी डैमेज फ्रॉम एक्स। नहीं रिकवर करेगा ना यार, ये तो नॉर्मल ये सोशल एग्रीमेंट है। कोई भी अगर आप सोशल एग्रीमेंट करते हैं तो वो इन्फोर्सेबिलिटी में नहीं आते हैं, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है लॉ के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा नो as the intention was not to create a legal relation। ठीक है, सोशल एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी वाली लॉ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो नो as the intention was not to create legal relation। ठीक है, ऐसा दोस्त से सावधान रहे जो कि आपको अपॉइंटेड टाइम पे बुलाए और टाइम पे नहीं है, आप टैक्सी करके जाइएगा, 200-300 रुपया आप खर्च करिएगा और फिर भी गए, पता चला कि वो यहाँ पे आया ही नहीं, आपको खिलाया भी नहीं, आपका जो भी आपको जो भाड़ा लगेगा वो बेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि खुद कहीं भी खा लो, 10 लोग के फेरा में मत रहो। ठीक है, जस्ट जोकिंग अपार्ट, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस। इसने पूछा है आपसे कि बताइए कि कौन है जो करेक्ट सीक्वेंस में बैठता है। जैसे ऑफर होता है, ठीक है, आप पहले ऑफर किसी को दिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को ऑफर दिए, तो ऑफर जब आप दिए तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा। तो एक ऑफर दिया, सपोज दैट ए ऑफर टू बी, तो देन ए का ऑफर बी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो जब ए का ऑफर बी एक्सेप्ट किया तो कुछ कंसिडरेशन तो होगा ना, ये अगर कुछ काम कर रहा है बी के लिए तो बी को भी कुछ ना कुछ पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो कंसिडरेशन जरूरी होता है, उसके बाद जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फोर्सेबिलिटी से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है। अगर ऑफर, ठीक है, यहाँ तो आपका ऑप्शन में है ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी भी रहता तो ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बाद इन्फोर्सेबिलिटी रहता, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आता। ठीक है, वो चीज़ कोई बात नहीं। यहाँ पे भी ए भी, अगर ये 4 ऑप्शन देखिए आप, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बना दिया, ऐसा थोड़ी ना होता। ऑफर कंसिडरेशन पहले बता दिया, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हो, कंसिडरेशन कैसे दोगे यार? ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन गलत है, फिर ऑफर दे दिया, ऐसे देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑफर के बाद, ऑफर जब देता है कोई भी इंडिविजुअल तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, उसके बाद कंसिडरेशन देगा, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका
क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का देख लिए, आंसर बी होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है इन कॉमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट, इन कॉमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रिज्यूम टू बी एग्जिस्ट। ठीक है, कॉमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट रहेगा ना तो पार्टी लीगल रिलेशनशिप माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी और फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर। कुछ कंडक्ट ऐसा करता है, ऐसा ऐसा कुछ वो बिहेवियर करता है जिससे कि आपको लगता है कि ऑफर आपको सामने वाला दे रहा है, तो उसे बोला जाता है इम्प्लाइड ऑफर। ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी और फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है एन ऑफर इज रिवोक्ड। एक ऑफर को कब कब आप रिवोक्ड कर सकते हैं, मतलब एक ऑफर को कब कब आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, इसमें भी कैंसिल हो सकता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम में भी कैंसिल हो सकता है, मतलब रिवोक्ड हो सकता है। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम में भी रिवोक्ड हो सकता है, बाय डेथ और इंसेनिटी में भी ऑफ द प्रपोजर में भी रिवोक्ड हो सकता है, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन में भी रिवोक्ड हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो हम अभी ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसका मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद ही वीडियो बंद करिएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू। जैसा कि मैं बता दूं आपको, स्टडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे, तो आगे हम लोग आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी। एक एक्सेप्टेंस टेलीफोन पे कब माना जाएगा। जब आप किसी को ऑफर दे रहे हैं तो सामने वाला जब एक्सेप्ट कर रहा है तो कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑफरर के केस के लिए बोला कि ऑफरर को कब माना जाएगा कि ऑफरर है जो कि उसको पता चलेगा कि हाँ जो ऑफरर अपना ऑफर दिया तो सामने वाला को कैसे पता चलेगा ऑफरर को कि हाँ वो सामने वाला मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी हियर्ड बाय द ऑफरर। जब सामने वाला को टेलीफोन से ऑफर दिया तो सामने वाला बोला कि हाँ ओके ओके ओके, तो हियर्ड बाय द ऑफरर, ओके, ऑडिबल टू द ऑफरर, ओके, तो अंडरस्टूड बाय द ऑफरर। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन होता है वो आप पहले भी ले सकते हैं, नहीं तो अभी भी ले सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में भी ले सकते हैं, या पहले भी ले सकते हैं, या प्रेजेंट में ले सकते हैं, नहीं तो फिर फ्यूचर में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन है। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, क्वेश्चन 23 बोल रहा है कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड व्हेन। एक अग्रीमेंट है ना, वो विदाउट कंसिडरेशन कब वैलिड माना जाएगा। जनरली आपको पता है कि एक अग्रीमेंट में जब तक आप कंसिडरेशन नहीं जोड़िएगा तब तक वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाता। जैसे कि आप लोग ऊपर का लास्ट डे हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें जो क्या होता है कि पहले एक इंडिविजुअल ऑफर देता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है, एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन के बाद इन्फोर्सेबिलिटी आएगा, इन्फोर्सेबिलिटी के बाद ही जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में बोला कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड व्हेन मेड। मतलब तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये एक्सेप्शनल केसेस है कि कुछ ऐसा केस होता है कि जहां पे कि कंसिडरेशन नहीं देने से भी एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। तो सेक्शन 25
सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 में डिफाइन किया गया, इसमें बोला गया कि कुछ ऐसा केसेस है जिसमें कि एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन ना भी मिले फिर भी वो अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन agreement without consideration is valid when out of love and affection due to near relationship। ठीक है, ड्यू टू लव एंड अफेक्शन ड्यू टू नियर रिलेशनशिप। बट मैं आपको बता दूं इस जो केस है ये वाला आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ड्यू टू नियर रिलेशनशिप, इसमें आपको कोर्ट को पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वैलिड माना जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें। टू पे ए टेम्पररी डेब्ट और टू कंपनसेट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन और हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलेंट्री ऑल, तो इस सभी आंसर करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव मतलब कि एग्रीमेंट में कोई एग्रीमेंट आप करते हैं दो आदमी के बीच में, अगर आप कंसिडरेशन ना भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, ये तीनों केस में आउट ऑफ लव में या टू पे टेम्पररी डेब्ट में या टू कंपनसेट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलेंट्री में कंसिडरेशन नहीं भी देते हैं, तीनों केसेस में फिर भी ये जो एग्रीमेंट आप किए वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है if only a part of the consideration if only a part of the consideration or object is unlawful, if only a part of the consideration, कुछ consideration और कुछ object is unlawful है, तो बताइए कि the contract is void as whole। अगर थोड़ा भी अगर उसमें अनलॉफुल हो गया ना तो वो void माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, void as whole। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है द एक्सप्रेशन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस क्या होता है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है ना कि एक इंडिविजुअल जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ वही इसमें केस फाइल कर सकता है या फिर सामने वाला से डिमांड कर सकता है, अरे तुम जो प्रॉमिस किया था मेरे को, वो प्रॉमिस जो तुम दिया था ऑफर, वो ऑफर को तुम पूरा करो मेरे को। ठीक है, तो मतलब कि जो स्ट्रेंजर होंगे वो इसमें केस फाइल नहीं कर सकते, सिंपल बात यही है। ठीक है, द एक्सप्रेशन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज ओनली। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज ओनली। जिस दो व्यक्ति के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सिर्फ वही दो व्यक्ति एक दूसरे से पूछ सकता है कि मेरा जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को तुम फुलफिल करो। बट कुछ ऐसा केसेस होता है जिसमें कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, जो स्ट्रेंजर भी लोग होते हैं वो भी केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेनिफिशियरी से रिलेटेड हो गया, तो ऐसा कुछ केसेस एक्सेप्शनल केसेस है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो जल्दी हो सके वो मैं बताता चल रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें भी स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट भी केस फाइल कर सकते हैं, जैसे बेनिफिशियरी वगैरह होते हैं ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ओनली। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा। लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए थर्ड पर्सन क्या होता है? जैसे देखिए बेनिफिशियरी नाम नहीं, बेनिफिशियरी हाजिर हो गया, तो थर्ड पर्सन क्या होता है कि ए थर्ड पर्सन हु इज द बेनिफिशियरी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंसीव। जैसे कुछ बेनिफिशियरी होते हैं, तो वो बेनिफिशियरी सपोज डेट उनका जो पेरेंट्स थे तो वो डेथ हो गया उनका, तो फिर उनका जो भी बच्चे लोग होंगे तो जैसे बेनिफिशियरी हो गए, उन्हीं को बच्चे लोग मतलब बेनिफिशियरी बोला, तो वो बेनिफिशियरी अपना पेरेंट्स का जो भी मतलब उनका अमाउंट बनता था वो उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं सामने वाला के ऊपर। ठीक है, तो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए थर्ड पर्सन हु इज द बेनिफिशियरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंसीव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये बताइए कि कौन है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें से कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, पर्सन ऑफ अनसाउंडमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का
ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कॉन्सेस एडियम। कॉन्सेस एडियम मीन्स क्या होता है? कॉन्सेस एडियम मतलब क्या क्या होता क्या है? कॉन्सेस एडियम मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस। ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसे बोला जाता है कॉन्सेस एडियम। ठीक है, सेम थिंग, जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाला सोच रहा है, तभी ना कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। जैसे देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप सामने वाला को ऑफर दिए, जिस दिमाग से आप सोच के दिए उसी दिमाग से सामने वाला सोच रहा है कि हाँ मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए भी सोच रहा है मेरे लिए अच्छा होगा। तो दोनों के लिए अगर सुटेबल बैठता है कोई भी आइडिया, तभी जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इस चीज को बोला जाता है कॉन्सेस एडियम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड विथआउट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, विथआउट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, तो उसे बोला जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड विथआउट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, तो इसे बोला जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कि मैं बता दूं फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, तो फ्री कंसेंट को जो डिफाइन किया गया एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया, इसमें बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विथआउट फ्री कंसेंट, अगर फ्री कंसेंट ना रहेगा तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फ्री कंसेंट कौन कौन सा ऐसा केसेस है जिसमें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है दो व्यक्ति, फिर भी वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है? तो कॉन्सन सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, सेक्शन 16 एंड इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एंड इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में डिफाइंड है, और कॉन्सन सेक्शन 15 और इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 और फ्रॉड सेक्शन 17 और मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में डिफाइंड है। तो ये जो चार केसेस है, कॉन्सन एंड इन्फ्लुएंस, फिर उसके बाद फ्रॉड, उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन, ये अगर चार केसेस आ गया तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है। ठीक है, वॉइडेबल मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बाद में जाकर के वैलिड भी हो सकता है, नहीं तो फिर वॉइड भी हो सकता है, तो इसी को बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विथआउट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी इज वॉइडेबल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा वॉइडेबल। ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है इफ एन एग्रीमेंट सफर फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी इट इज, अगर कोई भी अनसर्टेनिटी अगर आ जाता है, कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आ गया तो उसे वॉइड बोला जाएगा। वॉइड मतलब कैंसिल। कोई भी अनसर्टेनिटी कैसे हो सकता है यार? अनसर्टेनिटी में अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर देते हैं कि हाँ मैं आऊंगा, अरे आओगे या नहीं आओगे ये बताओ, तो कोई भी अनसर्टेनिटी कोई भी रहेगा ना तो वो वॉइड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन भी हो जाएगा वॉइड। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन भी हो जाएगा वॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है ऑल इलीगल एग्रीमेंट, जितना भी इलीगल एग्रीमेंट है ना, तो बताइए क्या होगा? ऑल इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एब इनिशियो, जितना भी इलीगल एग्रीमेंट हो जाता है उससे वॉइड एब इनिशियो बोला जाता है। ठीक है, तो वॉइड एब इनिशियो मतलब होता क्या है? वॉइड एब इनिशियो मतलब होता है कि स्टार्टिंग से ही, जब से आप एग्रीमेंट किए तो स्टार्टिंग से ही उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। स्टार्टिंग से ही वो उसको कोई मतलब ही नहीं बनता था, ये समझ लीजिए, कोई मतलब नहीं था, या बना तो लिए बट उसका कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से ही वॉइड था। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से इसका कोई मतलब नहीं बनता था, कैंसिल था, फालतू था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो, ऑल इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है ए प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी बोर्थ अपॉन द डिटरमिनेशन और असाइनमेंट ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज नोन एज अ बेजरिंग एग्रीमेंट। इसका आंसर हो जाएगा बेजरिंग एग्रीमेंट। देखिए मैं बताता हूं, इसका आंसर बेजरिंग एग्रीमेंट हो गया, आप सुन भी लिए, अब फिर से सुनिए बेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। बेजरिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि दो आदमी के बीच में बेजरिंग एग्रीमेंट होता है। ठीक है, दो आदमी के बीच में बेजरिंग एग्रीमेंट होता है। उसके बाद ये आप सुनिए, दो आदमी के बीच में बेजरिंग एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि दोनों व्यक्ति जो कि टू इंडिविजुअल जो अग्रीमेंट किए, ठीक है, तो दोनों इंडिविजुअल को जो मोटिव होना चाहिए, इसमें मनी होना चाहिए,
मतलब दोनों को जीत हार का इसमें मतलब होता है, सिर्फ जीत हार का मतलब होता है। उसको बाद उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि अग्रीमेंट में क्या है नहीं है, सिर्फ दोनों जीत हार का फैसला पे दोनों एक दूसरे को पैसा देंगे। अगर ए जीता तो बी देगा और बी जीता तो ए देगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें जीत हार का पैसा एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं, ठीक है। ये होता है बेचिंग एग्रीमेंट। एक होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बेचिंग एग्रीमेंट में जीत हार पे दोनों पैसे लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें इन लोगों को पैसा सही मतलब है और किसी से चीज से इन लोगों का मतलब नहीं है, ठीक है। बट एक होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि इसमें लोगों को सिर्फ पैसा से नहीं, इन लोग को टोटल जो अग्रीमेंट किए टोटल चीज पे इन लोग को मतलब है, सिर्फ इन लोग को पैसा से मतलब नहीं, इन लोग को टोटल चीज से मतलब है। और मैं बता दूं जो बेचिंग एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है, बेचिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है, और जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए हो गया बेचिंग एग्रीमेंट। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू सम इवेंट्स कोलेटेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते। इसमें ऐसा है कि आपको फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन याद करना होगा। ये प्योर डेफिनेशन पूछा है, लिखा हुआ है ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू सम इवेंट कोलेटेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, ठीक है। डज और डज नॉट हैपन मतलब इसका पूरा डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी डज नॉट हैपन। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है द फ्रेज क्वांटम मेरिट लिटरली मींस। क्वांटम मेरिट लिटरली मींस क्या होता है? क्वांटम मेरिट मतलब होता क्या है? क्वांटम मेरिट मतलब होता है as much as and, as much as and, ठीक है। क्वांटम मेरिट मतलब होता है as much as and। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा as much as and, ठीक है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पर्सन होते हैं। एक होता है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिफाई। इंडेमनिफायर, इंडेमनिफाई इस सिंपल ऐसा समझ लीजिए एक बिजनेसमैन होता है, अगर उसको कुछ भी अगर नुकसान हो जाता है ना, तो इसके लिए वो सोचता है कि चलो इस टेंशन को दूर नहीं करने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवा लेता है। तो अगर कुछ भी नुकसान अगर बिजनेस में हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान को भरपाई कर देता है। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। एसेंशियल इंग्रेडिएंट कौन कौन है? द कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड फॉर लॉस। ओके, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट गुड फॉर लॉस ये भी सही है। नहीं, यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, मतलब नीचे ऑल ऑफ द एबव में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव ही होगा। एक बार फिर भी मैं आप लोग के लिए पूरा ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड फॉर लॉस, लॉस मस्ट बी कॉस्ट टू द इंडेमनिटी होल्डर। ओके, ये भी सही है। लॉस may be caused by promiser or any other person, ठीक है फ्रेंड्स। What happened? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 बोल रहा है हाउ एजेंसी इज क्रिएटेड। एजेंसी को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? एजेंसी को आप बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, बाय इंप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, बाय नेसेसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट मींस ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है एन एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट है ना, वो इन्फोर्सेबल तभी होगा जब सामने वाला व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर भी सकता है तो नहीं भी कर सकता है। तो वो कब कब ये जो ऑप्शन है कब कब आता है? ये आता है आपको कॉन्सेंस जो कि सेक्शन 15 में डिफाइंड है, एंड इन्फ्लुएंस जो कि सेक्शन 16 में डिफाइंड है, फ्रॉड जो कि सेक्शन 17 में डिफाइंड है, एंड इन्फ्लुएंस बता दिए, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये जो 4 केसेस होता है कॉन्सन, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये जो 4 केसेस होता है इसमें सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता या है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता या नहीं करना चाहता। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता तो वॉइड है। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है ए ग्रेचुअस प्रॉमिस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। एक ग्रेचुअस प्रॉमिस, एक ग्रेचुअस मतलब होता क्या है? एक ग्रेचुअस मतलब होता है फालतू। ग्रेचुअस मतलब फालतू, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता। ग्रेचुअस, एक ग्रेचुअस प्रॉमिस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। एक ग्रेचुअस जो प्रॉमिस होता है कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी नॉट बी इन्फोर्स्ड। ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है इफ ए मेक्स एन ऑफर टू बी। ए है जो ऑफर करता है, ऑफर टू बी करता है। ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन ए पार्टिकुलर डे। ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन ए पार्टिकुलर डे, देन द ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय ए बिफोर। ठीक है, तो कब रिवोक्ड करेगा? तो बी हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब तक बी लेटर को पोस्ट ना कर दे तब तक वो ये है जो कि अपना जो ऑफर दिया था उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, जब बी अपना पोस्ट कर दिया लेटर एक्सेप्टेंस का तब उसके बाद वो नहीं कर सकता, उसके पहले तक वो कर सकता है। ए अपना जो ऑफर था वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है द टू टाइप ऑफ ब्रीच। टू टाइप ऑफ ब्रीच क्या है? मतलब टू टाइप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट अभी होने वाला है, मतलब आज ड्यू डेट है, आज ड्यू डेट या उसके पहले मना कर दिया, आज ड्यू डेट या उसके पहले मना किया, तो होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ड्यू डेट में या उसके पहले, ठीक है, तो वो होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो भी जो आज भी मना किया है ना, तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेंडिंग रखा, आगे करेंगे। ठीक है, वो तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें होता है कि आपको ड्यू डेट के पहले ही मना कर दिया कि आज की ड्यू डेट के जो जितना जो भी अभी सपोज अभी ड्यू डेट है, तो आज जो ड्यू डेट है तो उससे पहले ही मना कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे से नहीं हो पाएगा। सामने वाला बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो होता है एंटिसिपेटरी, मतलब समय से पहले बोल दिया, वो होता है एंटिसिपेटरी। और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है समय में या समय के पहले या समय के बाद, तो वो होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग आप लोग के लिए कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक तरीका का सुविधा मिलता है, फ्रॉम CMA फाउंडेशन टू CMA फाइनल, CMA फाउंडेशन, CMA इंटर, CMA फाइनल का मैं टोटल जितना हो सकता है मैं आप लोग के लिए अपना जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है आप लोग के लिए शेयर करता हूँ। ठीक है, तो हर एक मैं CMA फाइनल का बहुत सारे पेपर्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर CMA फाइनल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड CMA फाइनल लॉ, CMA फाइनल कॉस्ट ऑडिट, CMA फाइनल SPM मतलब स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, CMA फाइनल GST एंड अब मैं बता दूँ फॉर इंटरमीडिएट CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर, मतलब क्या क्या डिस्कस किया हूँ कि आप लोगों का लॉ डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों का CMA इंटरमीडिएट का DT डिस्कस कर चुका हूँ, IDT डिस्कस कर चुका हूँ, ऑडिट डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार विजिट करो और जाकर देखो भाई, देखो फायदा उठाओगे। अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपको भी उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो बस मुझे इतना ही चाहिए कि वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, CMA फाउंडेशन वाले आप लोग के लिए भी स्टार्ट हो चुका है CMA फाउंडेशन लॉ, तो आप लोग भी बने रहिएगा। आप लोग का CMA फाउंडेशन वाले मैं बता दूँ, उसके बाद मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, और जो भी बचा है आप लोग के लिए कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।